This conference will now be recorded. ओके जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर आ रही है? मुझे मैसेज करके यस और नो में बता दें, ऑडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है। यस मैम, आवाज आ रही है। ओके अच्छा जी, आज आप लोगों की पहली क्लास है तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले इंट्रोडक्शन करा लेते हैं अपना आपका, फिर कोर्स का, फिर थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ और थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे क्योंकि इंट्रो ओरिएंटेशन क्लास है तो विल कीप इट लाइट। अच्छा जी, मेरा नाम है सारा कासिम और आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर फॉर द अपकमिंग 2 months फॉर द ग्राफिक डिजाइन कोर्स, जिसमें मैं आपको एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर दोनों कराऊंगी 2 months में। इसमें 1 month डेडिकेटेड होगा फोटोशॉप के लिए और 1 month डेडिकेटेड होगा इलस्ट्रेटर के लिए। ऑब्वियसली फोटोशॉप के 8 लेक्चर्स होंगे और सेम गोज फॉर द इलस्ट्रेटर। ठीक है, अब 8 लेक्चर्स में सवाल ये पैदा होता है कि ये कंप्लीट होता है या नहीं होता, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैं अपनी स्टडीज का बता दूं, मैंने किया हुआ है मास्टर्स NCA से मल्टीमीडिया आर्ट्स में। नेक्स्ट स्किल के साथ आई हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, और यहाँ पे जो मैं कोर्सेज कराती हूँ वो है ग्राफिक डिज़ाइन के बिगनर्स टू एडवांस, और प्लस मैं कराती हूँ कैरेक्टर डिज़ाइनिंग और डिजिटल पेंटिंग। बहुत सारे बैचेस करा लिए, ठीक है, तो आप लोग रिव्यूज वगैरह सब चेक कर सकते हो, स्टूडेंट का काम चेक कर सकते हो, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि आप यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं आप लोगों को हर स्टूडेंट करता है, इसका स्कोप क्या है, हम आगे क्या कर सकते हैं, हम इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पहले क्लियर करती हूँ, फिर आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेती हूँ। अच्छा यार, ग्राफिक डिजाइनिंग ना कहने को 2 वर्ड्स हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ कोई एक चीज़ है जिसको लेके हम आगे चलते हैं। इसमें बहुत वर्सेटैलिटी है, बहुत सारे मतलब सब डिविजन्स निकलती हैं। जिस तरह अगर एक डॉक्टर है यार, तो गले का, आँख का, नाक का, हड्डियों का, दिल का, बहुत सारे होते हैं ना, एक चीज़ तो नहीं होती, ओवरऑल तो वो डॉक्टर ही कहलाता है। तो इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत सारी डोमेन्स हैं, जिनमें एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, पैकेजिंग आ जाती है, लेबलिंग आ जाती है, एनिमेशन आ जाती है, फिल्म एंड वीडियो आ जाती है, गेम आ जाती है, वीडियो एडिटिंग आ जाती है, और डिज़ाइन टेम्पलेट्स एज एन पब्लिशिंग जो प्रिंट मीडिया होता है वो आ जाता है, डिजिटल मीडिया आ जाता है। बेतहाशा इसमें जो है ना हमारे पास, आप भी इसी क्लास में है, यहाँ से आ जाए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये नहीं है कि हम लोग किसी एक जगह तक लिमिटेड हैं या कोई एक चीज़ सीख लेंगे तो बस वहीं फुल स्टॉप, ऐसा नहीं है। तो स्कोप बहुत है, प्लस अर्निंग का क्या स्कोप है यार, अर्निंग का बहुत मज़ेदार सीन है। अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, क्वालिफाइड आप नहीं हो और आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आप घर बैठ के भी अर्न कर सकते हो बड़ी इजीली। हम जॉब के साथ साथ भी अर्न करते हैं, कैसे कि फ्रीलांसिंग करते हैं। फ्रीलांसिंग बहुत सारे मीडियम्स हैं आपके, एक तो कॉन्टैक्ट से, जितना आप सोशलाइज करते हो और जितना आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, लाइक मुझे आपके थ्रू प्रोजेक्ट मिल गया, आपके थ्रू मिल गया, आपके थ्रू मिल गया। दूसरा हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क और बहुत सारे और वेबसाइट्स। तो हम आपको इस कोर्स में वो सारे डूज एंड डोंट्स एंड जो भी आप लोग की टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो भी साथ साथ ही बताते हैं। प्लस मैं खुद आपको ट्रेन करूंगी कि आपने पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, और आपने कौन कौन सी वेबसाइट आपके लिए यूजफुल हैं और उन पे कैसे अपलोड करना है, कैसे अर्न करना है, सारा कुछ मैं अपने ही काम, अपने ही अकाउंट्स आपको ओपन करके भी दिखा दूंगी, ताकि आपको कोई ये ना रहे डाउट कि खुद तो किया या नहीं किया हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा इजी सीन है। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अर्निंग का ये सीन नहीं होता कि यार हम लोग को बहुत ही कोई हल्के फुल्के से प्रोजेक्ट मिलते हैं। इवन आप बहुत ही हल्का सा भी कोई अगर लोगो बना लो ना, आप उसमें 5 से 7 हज़ार आराम से कमा सकते हो, ठीक है। और अगर आप अभी तो जैसे जाहिर है बिगनर अभी बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1 मंथ के एंड में आप लोग देखना, आप लोग बड़े प्रोफिशिएंट हो जाएंगे और अर्निंग आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स के एंड होने से पहले पहले ये मैं दावा कर रही हूँ, कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं पहले तो आप लोग का इंट्रोडक्शन ले लूँ, फिर मैं थोड़ा कोर्स का और बता देती हूँ। तो पहले आप बता दो अपना नाम, एजुकेशन, और थोड़ा सा मुझे ये भी बता दो कि आप लोगों ने इससे पहले फोटोशॉप किया हुआ है या नहीं किया हुआ, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। हाशिर अली, हाशिर नबी, ओके ओके। तो ये करने का रीजन क्या है? मेरे दोस्त कर रहे हैं, एक मेरा दोस्त है 3 महीने से कर रहा है, 6 मंथ का, उसका लास्ट मंथ जा रहा है। ओके, बाकी मेरे दोस्तों ने किया हुआ है, मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने एडमिशन ही लिया किसी यूनिवर्सिटी में। मैंने अब ये
लेना है जून जुलाई में, जो ओपन सोर्स बीएससीएस करूंगा तब तक मेरा ये कोर्स भी हो जाएगा। ओके, बेसिक आइडिया यही है कि कोई एक स्किल आ जाए और अर्न कर सको से। ओके गुड। आपका? अरसलान। ओके, एजुकेशन का बता दो थोड़ा, क्या किया है? मैट्रिक। क्या कोई मसला नहीं है। तो अब ये इसको करने का रीजन अर्निंग है या वैसे शौक पे? शौक पे, फ्रेंड्स हो? ओके, तो सोशल मीडिया के थ्रू या उसी फ्रेंड के थ्रू पता चला? नहीं नहीं नहीं, आपको नेक्स्ट स्किल का सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, फ्रेंड्स के थ्रू? ओके ओके ओके, सही है। ओके, सेकंड ईयर कर लो। सब्जेक्ट्स? आर्ट्स। ओके, तो यहाँ का शौक कैसे कैसे पता चला? क्या फोटोशॉप पहले किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी मुझे चैट में अपना नेम और एजुकेशन बता दो, फिर हम लोग स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? अच्छा, तो मेन मतलब पर्पस सबका यही है कि स्किल आ जाए, टाइम यूटिलाइज हो जाए और अर्निंग हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, हम लोग यार कोर्स का ये सीन है। मीनवाइल ये ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे अपने नेम और एजुकेशन यहाँ पे मैसेज में सेंड करते जाओ, साथ साथ मैं थोड़ा सा और कोर्स के बारे में डिटेल बता देती हूँ। अच्छा यार, कोर्स का ये सीन होता है कि मैं बहुत लाइट तरीके से पढ़ाती हूँ, कोई उस तरह का नहीं है कि डंडा उठा के पढ़ाना। मेरी कोशिश होती है कि समझ आ जाए। पर मैं एक काम जरूर करना है हमने, कि मैं हर क्लास के बाद एक असाइनमेंट दे देती हूँ, तो वो आप लोगों ने मुझे करके सबमिट करानी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सर्टिफाइड कोर्स है। तो इसमें जब तक आप लोग मुझे असाइनमेंट सबमिट नहीं कराओगे, आप ही मतलब वही बात है, स्किल के लिए आए हो तो जाहिर है असाइनमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा, मैं हेल्प आउट कर सकूंगी कि क्या चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही। बस सिर्फ इतनी सी कोऑपरेशन चाहिए कि क्लासेस अटेंड करो और असाइनमेंट सबमिट करो। उसके अलावा बिल्कुल चिल माहौल है, आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई वो नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर, ठीक है? अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई भी नाम नहीं अपना बताना चाह रहा, कोई भी एजुकेशन नहीं बताना चाह रहा? अच्छा यार, फोटोशॉप का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अब दे दूँ। कोर्स के बारे में क्लियर हो गया ना कि हम लोगों के 8 लेक्चर होंगे और इजी है, आराम से सारे टूल्स कवर करा दूंगी मैं आप लोगों को। अगर जब हम लोग कोर्स कर रहे होंगे, अगर किसी को ये लगे कि ये चीज़ मिसिंग है, ये होनी चाहिए थी, तो मुझे बता देना, हम इजीली उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है? कोई मसला नहीं है। ओके रमेशा, और कोई? अच्छा, ऐसा है कि फोटोशॉप इलस्ट्रेटर दोनों ही आपको यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे ये लोग, सेटिंग्स वगैरह सारी हो जाएंगी, तो वो कोई इशू नहीं है। तो जिसके पास नहीं है इंस्टॉल तो वो ले आए अपना लैपटॉप। अगर आप लोग यहाँ बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, वेल एंड गुड। अगर घर बैठ के करना चाहते हो तो भी एतराज़ नहीं है, लेकिन असाइनमेंट शेयर करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप बनता है हमारा एक, जो ऑलरेडी एक बन चुका होगा, ऐड हो चुके होंगे आप लोग उसमें। पेड स्टूडेंट ऐड हो जाते हैं ग्रुप में, तो उनमें क्या होता है कि जो भी डिस्कशन है, जो भी अपडेट्स हैं, क्लास का टाइम, लिंक, ऑनलाइन फिजिकल दोनों है क्योंकि, तो सारा कुछ उसी ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं, प्लस असाइनमेंट भी तो शेयर कर देते हैं। तो हम लोगों का जो भी उस पर फीडबैक होता है। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, फीडबैक को जो है ना पॉजिटिवली लेना है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, एज इन कि मैं अगर आपको बोलूँ कि इसको बदल लो, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि मुझे आपके काम में कोई मसला, बुराई नजर आ रही है। उसको कंस्ट्रक्टिवली लेना है, उसको ठीक करना है, ताकि हम ग्रो करें, ठीक है? मेडिकल छोड़ के डिजाइनिंग में आ गई हूँ? वाह भाई, मेरी बात है, फैमिली ने आने दिया? फैमिली को बड़ा होता है कि डॉक्टर्स होने चाहिए। चलो जबरदस्त, ऑल द बेस्ट टू मैसर। चलो, आई होप कि हम आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकें इसमें। अच्छा जी, अब जो हम लोग फोटोशॉप यूज कर रहे हैं यार, सीसी 2015 या 16 से ऑनवर्ड कोई भी कर लेना है इंस्टॉल, कोई इशू नहीं है, ठीक है? इसमें ऑब्वियसली ये होता है कि अपडेट्स आते रहते हैं, नए नए वर्जन आते रहते हैं, तो कोई ना कोई अपग्रेडेशन, कोई नया टूल, ये सब ऐड होता रहता है, सही है? तो सीसी 2016 से अपवर्ड कोई भी कर लो, कोई इशू नहीं होगा। जो एक दो चीजें, हाँ जी बोले रमेश सर। मैम मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी कि मैं ऑलरेडी टेक्सटाइल डिजाइनिंग तो कर रही हूँ, बट हमारी क्लासेस ऑनलाइन है ना, तो हम प्रैक्टिकल काम कुछ भी नहीं कर पा रहे। रमेश क्या तो बता रहे थे? चल रहा है। हाँ जी, आ जाओ। आपकी ना आवाज नहीं क्लियर हो रही रमेश, तो आप मैसेज कर दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके मैम। ओके, आपका नाम? आपदा। ओके, आपने क्या किया हुआ है? नहीं, पहले एजुकेशन में क्या किया हुआ है?
बीए किया हुआ। अच्छा जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुकी थी कि हम लोग 2 मंथ्स का कोर्स कर रहे हैं और ऑब्वियसली इसमें फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर कर रहे हैं। बाकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी हर लेक्चर के एंड में, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर होती है। वो जो लिंक होता है यार, वो 3 दिन के लिए एक्टिव होता है। 3 दिन के अंदर अंदर डाउनलोड कर लो तो आपके पास तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर डाउनलोड नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है? तो वो आप लोग डाउनलोड कर लेना। अच्छा जी, फोटोशॉप सीसी 2019 में यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? इस टाइम जो जिस पे मैं आपको समझा रही हूँ, थोड़े बहुत टूल्स की अपग्रेडेशन या चेंजेस होती है, वो फिर मैं आपको टाइम टाइम साथ साथ बताती जाऊँगी, जो भी अपने लैपटॉप पे दिखाना चाहे या कुछ भी वो हो जाएगा। सही है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं दे दूँ फोटोशॉप का थोड़ा सा इंट्रो। फोटोशॉप स्टार्ट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, फोटोशॉप है क्या? या फोटोशॉप इटसेल्फ, उसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, स्टार्ट हुआ था फोटो मैनिपुलेशन के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए, ठीक है? अब फोटो मैनिपुलेशन या फोटो एडिटिंग का मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा फोटोशॉप पे हम कुछ कर नहीं सकते। फोटोशॉप पे हम एडिटिंग कर सकते हैं, रीटचिंग कर सकते हैं, हम उसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसमें पेंटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे और काम हम कर सकते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि आप एक काम करोगे और रुक जाओगे, इवन आप एनिमेशन बीच में कर सकते हो। इसमें आप 3D सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन ऐड करके आप उनके अंदर भी काम कर सकते हो, एज इन टेक्सचरिंग वगैरह। तो वो तो जाहिर है एडवांस लेवल पे चली जाती है या चीज़, जैसे आप आगे आपको और फील्ड ऐसी ऑप्ट करो। तो इसमें मतलब ये है बताने का कि अभी मुझे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते करते बहुत सारे साल हो गए हैं, मतलब कम से कम भी 13-14 साल हो गए होंगे, ठीक है? तो मैं भी अभी तक ये नहीं कह सकती कि मैं पूरा फोटोशॉप मुझे आता है, क्योंकि इतने ऑप्शन होते हैं और इतना सब कुछ होता है और फिर अपग्रेडेशन होती रहती है। तो ये नहीं है कि इसमें ये है और इसके आगे हो नहीं सकता। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, तो कोई भी चीज़ गायब नहीं होती, हर चीज़ यहीं पे मौजूद होती है। शुरू-शुरू में 1-2 क्लासेस में थोड़े से वर्ड्स, थोड़ी-सी लैंग्वेज डिफरेंट लगेगी, क्योंकि ज़ाहिर है टर्म्स डिफरेंट होती हैं। लेकिन वो बस सिर्फ फैंसी वर्ड्स होते हैं, ठीक है? मीनिंग मैं बता दूँगी, उनका काम क्या होता है वो भी बता दूँगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, फ़ोटोशॉप को हम जब किसी भी सॉफ्टवेयर को, फ़ोटोशॉप हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि यार ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है? इसके शॉर्टकट्स क्या हैं, इसके टूल्स क्या हैं, इसके ऑप्शंस क्या हैं, इसको ओपन कैसे करना है, वर्क स्पेस कहाँ है, कैसे काम करना है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है ना। अब सामने आपके सॉफ्टवेयर खुल गया, अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट? तो जब तक आपको उसमें प्रोजेक्ट को ओपन करना, आपने अगर कोई काम करना है, एक वर्क स्पेस होती है ना आपके पास, इवन अगर आप मैनुअल काम कर रहे हो, मेरे पास ये नोटबुक है तो मैं इस पे लिख सकती हूँ ना, पेपर चाहिए लिखने के लिए। तो इसी तरह आपको सॉफ्टवेयर में भी एक स्पेस चाहिए जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ओपन होता है। अब हर सॉफ्टवेयर की ना अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे फोटोशॉप में कैनवस है, इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड है, मैक्स वगैरह में प्रोजेक्ट्स हैं। तो बात एक ही है कि जो आपकी वर्क स्पेस जहाँ पे काम करें। अच्छा जी, फोटोशॉप में जब भी आप ओपन करोगे एक वेलकम स्क्रीन आएगी और उसके बाद ये ऐसा सा आपको दिख रहा होगा। हाँ, पूरा दिख रहा है जिसमें? ओके। यहाँ ऐसा सा आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये जो पॉपअप आएगा। अब यहाँ पे ये जो सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है आपको ब्लैंक फाइल की तरह एक आइकन दिखाई दे, या आपको इस तरह से लिस्ट दिखाई दे, या आपको इस तरह से, जाहिर है जो फर्स्ट टाइम खोलेंगे यहाँ पे वो ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके रिसेंटली जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? जो फर्स्ट टाइम ओपन करेगा ये एम्प्टी होगा, तो आपने देख के परेशान नहीं हो जाना, हमारा सॉफ्टवेयर तो फर्क है और मैं आपका कुछ भी नहीं है। जो रिसेंट काम करते रहते हैं वो यहाँ पे आता रहता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, लास्ट शॉर्ट, लास्ट ओपन सॉर्ट करने का। अगर आपने इसको चेंज करना है, आप यहाँ से नेम, साइज, काइंड कुछ भी करके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? अब हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ये जो आपके लेफ्ट साइड पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्रिएट न्यू एंड ओपन। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक आदत और आपने बनानी है, आपने जब भी लेक्चर अटेंड करना है, वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाती है, लेकिन अपने पास एक छोटी सी नोटबुक रख लो। मैं अब तक रखती हूँ, हालांकि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? मैं अब तक रखती हूँ कि कुछ भी नोट करना है, शॉर्ट कीज है या कुछ भी असाइनमेंट है, वो आप उस पर नोट कर लो। अच्छा, ये जो है ना यार, क्रिएट न्यू, ये हमारा सबसे पहला और फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। जब भी आपको नया प्रोजेक्ट ओपन करना है, आपने यहाँ से ओपन करना है। अब एक चीज़ को करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया, फोटोशॉप में बेतहाशा तरीके हैं, तो मैं आपको साथ साथ 2-2, 3-3 तरीके बताती रहूंगी, जिसपे आपका माइंड एक्सेप्ट करे, वो उस तरीके से काम कर लिया करो। कोई रूल नहीं होता कि इसी तरीके से सिर्फ ओपन करना है, पर हाँ ये रूल है कि पहले न्यू फाइल ओपन करनी है फिर काम करना है, ठीक है? तो क्रिएट न्यू करोगे तो आपके पास पॉपअप आ जाएगा ये न्यू डॉक्यूमेंट का, ठीक हो गया? या आप यहाँ से फाइल में आके न्यू करोगे
तो भी आपके पास यही पॉपअप आ जाएगा। अभी एक मिनट, थोड़ा सिस्टम स्लो हुआ है, ठीक है। ये पॉपअप आ जाएगा सेम न्यू डॉक्यूमेंट का। या अगर आपने ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना, ठीक है, 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, ये भी नहीं करना, तो आपके कीबोर्ड पे शॉर्ट कीज आप यूज करेंगे Ctrl+N। N मीन्स न्यू, Ctrl+N। मैं जैसे करूंगी वही सेम पॉपअप न्यू डॉक्यूमेंट का मेरे पास आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये देखो, जैसे मैंने फाइल ओपन किया था ना, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आ रहे थे उनके कुछ के आगे ना ये लिखे हुए ऑप्शंस, तो ये जहाँ पे भी जिस भी ऑप्शन के आगे ये ऐसे शॉर्ट कीज हैं, ये लिखी हुई होंगी, वो उनकी शॉर्ट कीज है। मतलब अगर आप ये क्लिक कर दो या आप ये कीबोर्ड से प्रेस कर दो तो दोनों सेम काम करेंगे। ठीक हो गया। 3 तरीके हो गए आपके फाइल को ओपन करने के सिंपल। या तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू कर दें, या फाइल से आके न्यू कर दें, या Ctrl+N कर दें। ठीक है। ओपन का मतलब होता है कि जो भी आपका ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट है या कोई और चीज आप जो लैपटॉप में आपके इमेज है या कुछ भी वो कोई ओपन करना है, तो आप इसको क्लिक करके उसको सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। ठीक है। तो ओपन को हम करेंगे एंड में, क्योंकि जाहिर है ये तो जब फाइल सेव करने वाले प्रोसेस पे पहुंचोगे तब की बात है। अच्छा, अब हम जैसे ही क्रिएट न्यू करते हैं हमारे पास पॉपअप आता है न्यू डॉक्यूमेंट का। ये आज जब समझोगे ना तो ये बड़ा लंबा सा लगेगा, ठीक है, तो ये इतना लंबा काम, लेकिन जैसे ही मैं आपको समझा दूंगी, मैं आपको दोबारा से बता दूं, 5 सेकंड्स का काम होता है, लेकिन समझाना पहले आपको जरूरी है कि ऑप्शंस का बेसिकली मतलब क्या है, तो उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, इस न्यू डॉक्यूमेंट के पॉपअप में पहले टैब आ रहा है जिसमें कुछ कैटेगरीज गिवन है, रिसेंट सेव, और उसके बाद एक लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये 2 अलग से ही एक ऑप्शन है और बाकी कैटेगरी है। अब ये जो कैटेगरी है इसमें फोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो कैटेगरी दी है। जैसे मैंने आपको बताया, ग्राफिक डिजाइन कोई एक चीज तक लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ पोस्टर डिजाइन कर सकते हो या आप सिर्फ डिजिटल पेंटिंग कर सकते हो, आप एक भाषा काम कर सकते हो। या ये हाँ जी, किसी का अस्सलाम भी वालेकुम। मोबाइल ऑन है, साइलेंट कर लो। ओके। हेलो। तो ये कैटेगरी आपके हाँ जी, डिजाइन से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल, आंटी बोलो। काइंडली काइंडली आप अपना माइक ऑफ कर ठीक लीजिए। है। अच्छा, ओके। ओके। अच्छा देखो, अब हम लोग अगर फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ डिजिटल पेंटिंग या प्रिंट का काम, तो जरूरी नहीं है मैं फिल्म एंड वीडियो का भी काम करूँ, या हो सकता है आप करो फिल्म एंड वीडियो का, तो जरूरी नहीं है आप वेब का भी करो। तो ये कैटेगरीज होने का मतलब ये नहीं है कि ईच एंड एवरी कैटेगरी आपको यूज करनी है। ये कैटेगरीज सिर्फ आपकी हेल्प के लिए दी है कि जिसको जिस कैटेगरी का काम हो वो उस कैटेगरी को ओपन करके उससे यूज कर ले। ठीक है। रिसेंट और सेव्ड ये पूरा समझाने के बाद में समझाऊंगी। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल प्रिंट का मैंने काम करना है। अब प्रिंट के काम को जैसे मैंने प्रिंट की कैटेगरी को ओपन किया, तो यहाँ पर देखो कुछ साइजेस आ गए हैं और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके नीचे भी देख सकती हूँ। अब ये साइजेस क्या है, लेटर, लीगल, टैबलॉइड, A4, A6। अच्छा, अब यह जैसे मेरा नाम सारा है, आपका नाम है, आपका नाम है, आपका नाम है, हर किसी का अलग अलग नाम है। तो इसी तरह से अब हमने डिजाइन करना है, तो हर चीज का, हर टूल का, हर पेपर का नाम होता है। जैसे अगर इस पेपर की बात करें, इस नोटबुक का पेपर का साइज है A5, जो नॉर्मल नोटबुक होती है उसके पेपर का साइज होता है A4। तो ये पेपर्स के नाम है। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ पोस्टर डिजाइन करके दो मुझे और मुझे A3 पे प्रिंट कर देना, तो A3 पेपर का साइज है। ठीक है। उसका क्या होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, जैसे रजिस्टर का पेपर होता है उस टाइप का। तो ये सिर्फ आपके पेपर्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। 1-2 दिन थोड़े मुश्किल लगेंगे, डिफरेंट लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस में आओगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है। जब आप कभी भी प्रिंट कराने जाते हैं तो आपसे प्रिंट की शॉप पे पूछता है ना बंदा, कौन से पेपर पे प्रिंट कराना है, हल्का पेपर है, ज्यादा ग्रामेज उसकी, ये वो, तो ये सारी टर्म्स होती है। जाहिर है हर किसी कपड़ा लेने जाते हो तो कपड़े वाला नहीं पूछता कि कौन सा मटेरियल लेना है। तो ये बिल्कुल उस तरह है, हर चीज का अपनी अपनी एक टर्म होती है, अपनी एक कैटेगरी होती है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम ले लेते हैं A4, जो कि हर किसी को पता है नॉर्मल नोटबुक का एक पेपर का साइज है। तो जब मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो यहाँ देखो ऑटोमेटिकली ना नंबर चेंज हो जाएंगे। देखो मैं किसी और पे क्लिक करती हूँ, चेंज हो रहे हैं ना। तो जैसे मैंने A4 पे क्लिक किया तो यहाँ पे चेंज हो गया। अब यार इसके नीचे लिखा हुआ है 210x297 mm at 300 ppi। अब ये देख के बंदा परेशान हो जाए कि यार ये क्या है, मैथ कहाँ से आ गई डिजाइनिंग के विषय में। तो कोई मैथ नहीं है, सिर्फ शश के ऐड किए हुए थोड़े बहुत जो है ना अपने फोटोशॉप में, और ईज के लिए किए हुए हमें, ये थोड़ा सा
अगर मैं आपको बताऊं CS6, CS7 है जो पुराने वर्जन है, ये सारी कैटेगरीज उधर भी मौजूद है लेकिन थोड़ी सी हिडन है। तो इन्होंने थोड़ा सा इंटरफेस चेंज कर दिया। इंटरफेस क्या कहते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना पॉपअप और जैसे आप यूज कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, इसको कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस को उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया, हर चीज सामने कर दिया। और वो पहले जो है हिडन ऑप्शन थे, ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करके आपको क्लिक करके सेलेक्ट करने पड़ते थे। अब मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो देखो ये 210 लिखा हुआ है, ये 210 लिखा हुआ है, ये 297 है, ये 297 है, ये mm है, ये मिलीमीटर्स है, mm मिलीमीटर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये 300 लिखा हुआ है और ये 300 है। अब ये क्या है ये मैं अब समझा देती हूँ। ये समझ में आ गई, ये जो सेटिंग यहाँ लिखी हुई है वो उसके नीचे शो हो रही है। अच्छा, सबसे पहले राइट साइड पे प्रीसेट डिटेल्स लिखी है। प्रीसेट डिटेल्स मतलब जो ये हम फाइल ओपन करेंगे इसकी डिटेल्स की सेटिंग, कि आपने पेपर का साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, उसका कलर मोड क्या रखना है, ये सारी सेटिंग्स ये प्रीसेट डिटेल से हम सेट करते हैं। अनटाइटल्ड वन जो सबसे पहले लिखा हुआ है, ये है यार आपकी फाइल का नाम। इसको चाहे अभी सेव कर लो, इसको चाहे प्रोजेक्ट के एंड में सेव कर लो, कोई मसला नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका कोई नाम नहीं देती हूँ तो मेरी फाइल अनटाइटल्ड वन से ही सेव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको नाम देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 1 का नाम दे देती हूँ मैं इसको, तो इसका नाम हो गया फाइल का क्लास 1। अगर मैं अभी सेव ना करूँ तो अनटाइटल्ड 1 रहेगी, एंड में सेव करूँ तो उसका एंड में भी सेव कर सकते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि आपने अगर अभी ना किया तो ये गड़बड़ हो गई, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, ये वाला जो आइकन है ना, इसको भी मैं रिसेंट और सेव के साथ समझाती हूँ, सही। अच्छा, अब जब मैं कभी भी आपको बोलूंगी मुझे लाइक 4/6 पे काम करके दो, या 10/12 पे काम करके दो, या 18/20 पे काम करके, जो पहला यूनिट होता है ना, जो पहला नंबर होता है वो हमेशा आपका विड्थ होता है। ये याद रखो, W इंटू एज, विड्थ इंटू हाइट या विड्थ इंटू लेंथ। ठीक है, तो आपका जो भी पहला यूनिट होगा, लाइक मैं कह रही हूँ 4/6, तो उसका मतलब है 4 उसकी विड्थ है और 6 उसकी हाइट है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये आ जाते हैं आपके यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसको देखो, ये जहाँ छोटा एरो लगा है ना, इसका मतलब है कि आप इसको क्लिक करो, इसमें मजीद ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं, इनको कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसमें है आपके पास पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स एंड पीकास। इनमें से जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे वो है इंचेस और पिक्सल्स। इंचेस क्या होते हैं, जो नॉर्मली आप बचपन से यार स्केल यूज करते आए हो ना, तो उस पे इंचेस होते हैं ना, इंचेस के थ्रू हम मार्क करते हैं। इवन घर में कोई भी चीज यार हैंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप लोग इंच टेप लेके उसको उसके साथ मार्क करते हो। तो इंचेस का सबको पता है। उसके अलावा हम पिक्सल में काम करते हैं। पिक्सल में क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं, पिक्सल होते क्या है वो भी मैं भी बता देती हूँ। तो हम पहले ले लेते हैं इंचेस, ताकि जो सबको पता है पहले उस पे जाए, इजी वाले पे। ठीक है, जैसे मैंने इंचेस में किया, देखो यहाँ पे जो है ना नंबर चेंज हो गया, कैलकुलेशन उसकी विड्थ उतनी ही है, लेकिन अगर मिलीमीटर में जाएंगे तो वो मिलीमीटर्स के अकॉर्डिंगली नंबर कर देगा, इंचेस में इंचेस के अकॉर्डिंगली, पिक्सल में पिक्सल के अकॉर्डिंगली, साइज वही रहेगा। ठीक हो गया। अगर साइज चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करके चेंज कर लो, जो भी करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये आ गई विड्थ 8.2 से, वो तो बहुत डिटेल में लिखते हैं ना, हम नॉर्मली कहते हैं 8/11। ठीक है, तो ये डिटेल में आता है, जितना बारीक बारीक सभी रह जाता। ठीक है, ये आ गया। अगर ये आगे आ जाती है आपकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किसे कहते हैं यार, आगे आइकन बने हुए आपको देख के भी पता चल ही रहा होगा। अगर तो मुझे अपना काम इस तरह के मोड में करना है, इसको हम कहते हैं लैंडस्केप, और अगर इस तरह करना है इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, इसी तरह आपके आइकन्स बने हुए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। ये आपकी हेल्प के लिए उन्होंने दे दिए। वरना पहले वर्जन में क्या होता था कि अगर मैंने अब इसको लैंडस्केप में करना है, मुझे ये वाला नंबर यहाँ और ये वाला नंबर यहाँ लिखना पड़ता था। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ इसको क्लिक कर देती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको अप एंड डाउन चेंज कर देता, स्वैप कर देता। वापस करना है तो ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी, कुछ पूछना चाह रहे हो? अच्छा, तो ये ओरिएंटेशन के लिए आ गया आपके। उसके बाद आ जाती है रेजोल्यूशन। अब यार ये जो पहली क्लास है ना, ये वाली 2-3 चीजें समझने वाली हैं, आगे आसान आसान हो जाए। रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत आसान सी भी है, लेकिन शुरू में थोड़ी मुश्किल लगती है। मैं कोशिश करूंगी कि सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को समझाऊं। यार आप मूवी देख रहे हो कोई भी, आपको पता चल रहा है ना कि ये इसका जो है ना प्रिंट वो अच्छा नहीं है, ब्लर है, और ये HD क्वालिटी है, पता चलता है ना, ये रेजोल्यूशन होती है। अगर आपकी रेजोल्यूशन आपके काम की फाइल के हिसाब से ठीक नहीं है तो आपकी फाइल फटी फटी दिखती है, पिक्सेलेटेड दिखती है। ठीक है, अक्सर आप कहते हो ना ये फट गई है, इमेज खराब हो गई, ब्लर है, तो क्लियर नहीं है, वो होती है रेजोल्यूशन खराब। और जो बिल्कुल ठीक क्रिस्प स्मूथ दिखती है वो होती है रेजोल्यूशन ठीक। अब एक्सक्यूज मी सवाल ये मैम, पैदा होता है कि जी मैम रेजोल्यूशन मतलब फिजिकल अपीयरेंस?
फिजिकल अपीयरेंस कह सकती हो। मैं उसको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करने दो ताकि आपको समझ आ जाए, अगर फिर भी ना आए तो मुझे बताना, ठीक है। अच्छा, मैं यही बताने लगी हूँ कि इसको हम डिसाइड कैसे करते हैं। यार देखो, दो मीडियम्स हैं जिनमें हम मोस्ट कॉमनली काम करते हैं, एक डिजिटल है स्क्रीन के लिए और एक है प्रिंट के लिए, ठीक है। अब फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल जैसे वो मैं ऐसा बोल रही कह सकते हो, जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये डिजाइन बनाया था, मैंने इसको प्रिंट कराना था, तो ये प्रिंट होगा तो ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस है ना। और इवन अगर मैंने कोई मूवी का काम किया या अगर डिजिटल काम किया और वो मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, पोस्ट करना है, तो वो भी उसकी फिजिकल अपीयरेंस ही कह सकते हो सॉर्ट ऑफ। तो फिजिकल अपीयरेंस कह सकते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी क्वालिटी ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा इसके लिए। रेजोल्यूशन क्वालिटी को ज्यादा इफेक्ट करती है। अब यार आसान तरीके से बताती हूँ। 72, 150 और 300 ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेजोल्यूशंस हैं। 72 लो रेजोल्यूशन, 100 to 150 मीडियम रेजोल्यूशन और 300 हाई रेजोल्यूशन। अब सवाल ये पैदा होता है, इससे ऊपर रेजोल्यूशन नहीं जा सकती? जा सकती है। अब वो कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, कब जाएगी? अब ये सुनो। जब भी हमने काम करना है स्क्रीन का, चाहे वो हमारे लैपटॉप स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, टैब की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, स्क्रीन, ठीक है। जब भी हमने स्क्रीन का काम करना है, हमने रखनी है रेजोल्यूशन 72। अब सवाल ये पूछ सकते हो कि यार 72 तो लो रेजोल्यूशन है, फिर स्क्रीन पे लो क्यों रखनी है? क्योंकि आपकी स्क्रीन 72 रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है और उसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, वो ब्लर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको 72 रखनी है। अब जैसे अगर मैं गेम का काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं गेम डिजाइनिंग कर रही हूँ, तो मैं 72 या 100 रखूंगी। ये कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि कोई गेमिंग स्टूडियो है, वो आपको बता देंगे, अगर आप काम कर रहे हो वो आपको बता देंगे कि यार 72 नहीं 100 रख लो, ये दोनों ही लो में आ जाती है, ठीक है, 72 भी और 100 भी। लेकिन मोस्टली हम 72 रखते हैं, लेकिन कहीं पे अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप 100 कर सकते हो, वो भी लो में ही आती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं गेम का काम कर रही हूँ और मैंने रेजोल्यूशन रख दी है 300, हाई रेजोल्यूशन है ना, वो मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे तो बड़ा कमाल दिख रहा होगा, क्रिस्प दिख रहा होगा, जितना जूम करूँ, जूम इन या जूम आउट करूँ, वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। पर जैसे ही वो डेवलप होने वाले प्रोसेस में जाती है गेम, तो वो गड़बड़ हो जाती है। क्यों? वो ब्लर दिख रही है उनके पास। आप कहोगे यार मेरी स्क्रीन पे तो क्लियर दिख रही है, उधर पे ब्लर दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपकी रेजोल्यूशन उसको सपोर्ट नहीं करती है। आपकी स्क्रीन 72 रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है, वो काफी है। उससे ऊपर करोगे तो डिजाइन जितनी मर्जी अच्छी हुई भी हो, वो ब्लर दिखेगी, खराब दिखेगी, ठीक है। अच्छा, प्लस अगर अब आपने करना है प्रिंट का काम, जैसे कि मैंने पोस्टर प्रिंट कराना है, ये जितनी एडवर्टाइजमेंट, ये पेनाफ्लेक्स है, ये प्रिंट कराने हैं, मैंने फ्लायर्स प्रिंट कराने हैं, मैंने कोई एक पेपर पे प्रिंट कराना है, तो मुझे रेजोल्यूशन क्या रखना? इवन अगर मेरा विजिटिंग कार्ड प्रिंट होना है, विजिटिंग कार्ड का क्या साइज होता है? इतना सा। अगर मैंने वो भी प्रिंट कराना है तो मैं रेजोल्यूशन रखूंगी 300, ताकि मेरा ना टेक्स्ट, ना इमेज, ना कोई शेप, कुछ ब्लर ना हो, सब क्रिस्प और बिल्कुल एजेस क्लियर आपको दिखाई दे। ठीक हो गया? पिक्सल ज्यादा हो तो पिक्सल ब्लर दिखेगी? नहीं नहीं, ये इसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये अभी आप पिक्सल समझोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। शामिर, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पिक्सल का क्या लेना देना है, ठीक है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है आपकी इमेज की क्वालिटी, आपके डिजाइन की क्वालिटी। स्क्रीन आपके डिजाइन को तभी सपोर्ट करेगी जब उसकी क्वालिटी होगी, रेजोल्यूशन होगी 72, और प्रिंट के लिए हम रखेंगे 300। अब ये आपकी, जब भी आप डिजाइनिंग हाउसेज में होते हो, डिजाइन हाउसेज, ठीक है, या गेमिंग स्टूडियो में हो, या आप फ्रीलांसिंग करो, तो आपको हमेशा एक प्रोजेक्ट की ब्रीफ मिलती है कि मुझे एक लोगो डिजाइन करके दें, ये उसका कलर कोड है, ये है, वो है, फलाना फलाना, जो भी। वो जो ब्रीफ होती है ना, वो होती है डिटेल्स। अगर तो उसमें मेंशन हो कि आपको मुझे रेजोल्यूशन भी 300 चाहिए, जो भी डिजाइन करोगे मुझे 300 में करके दो, तो आप 300 में करके देंगे। अगर उन्होंने ब्रीफ में लिखा है 150, तो आप 150 में करके देंगे। मैं समझाने का मतलब ये है, अगर तो ब्रीफ में रिक्वायरमेंट हो कि रेजोल्यूशन ये रखनी है, तो आप वो रखेंगे। वरना आपको अब मैंने एज अ डिजाइनर ये चीज समझा दी है कि स्क्रीन के लिए आप 72 रखते हैं और आप प्रिंट के लिए 300 रखते हैं। ठीक हो गया? इससे हायर रेजोल्यूशन, अच्छा जैसे अगर 300 फॉर एग्जाम्पल आपने बिल बोर्ड भी बनाना है ना, तो रोड पे इतने बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देते हैं, उनकी भी रेजोल्यूशन 300 होती है। तो इतने बड़े साइज पे आपको बिल्कुल क्रिस्प इमेज दिखती है। लेकिन अगर आप बहुत ही बड़ा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, लाइक लार्जर देन लाइफ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तब आप रेजोल्यूशन हाई करना चाहो, लाइक 600 या कुछ ऐसा, तब आप जा सकते हो। ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता कि आपने रुकना है 300 पे, आप ज्यादा कर सकते हो। लेकिन इतने बड़े साइज तक 300 बिल्कुल सही सपोर्ट करता है। ठीक हो गया?
अब उसके बाद आगे पिक्सल पर इंचेस और आगे छोटा एरो है, इसका मतलब ऑप्शन और है। हम ओपन करके देखते हैं तो दो ऑप्शन है, पिक्सल पर इंचेस और पिक्सल पर सेंटीमीटर। तो मैंने क्या कहा, हमने इन पे काम करना है, इंचेस पे और पिक्सल्स पे, तो आप इसको पिक्सल पर इंचेस पे रहने दें, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कलर मोड। कलर मोड में जनाब आपके पास ऑप्शन है बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, और इसके नीचे ऑप्शन आता है जनाब CMYK के, जो कि इस टाइम पे आ नहीं रहा। अच्छा, इसके नीचे एक ऑप्शन है CMYK, जो कि इस टाइम पे दिख नहीं रहा। बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK, ठीक है। स्क्रॉल नहीं हो रहा इस टाइम, कोई टेक्निकल इशू लैपटॉप का हुआ होगा। अब इसमें से हम लोग जो मोस्ट कॉमनली जिन कलर मोड्स पे काम करते हैं वो होते हैं ग्रे स्केल, RGB और CMYK। ग्रे स्केल का मतलब है, जो कि उसके नाम से वाज़ेह हो रहा है, ग्रे, ठीक है। हर चीज आपको ग्रे, व्हाइट और ब्लैक की जो टोन होती है उसमें दिखाई देगी। चाहे आप इंटरनेट से कोई कलर पिक्चर उठा के उस फाइल में रख दो, वो आपको ग्रे दिखेगी, क्योंकि आपने उसकी सेटिंग ग्रे स्केल बता दिया। ये हम कब यूज करेंगे वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीजें समझने की वो है RGB और CMYK। अब वो समझ लो। RGB का मतलब है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। CMYK का मतलब है सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। सियान होता है ब्लू जैसा कलर, मेजेंटा होता है पर्पल और पिंक का मिक्सचर, और ब्लैक और येलो का तो सबको पता है। अब सवाल ये पैदा होता है, हर कलर का तो पहला अल्फाबेट रखा है, तो ब्लैक के लिए K क्यों है? तो यार डिजाइन की लैंग्वेज में हम ब्लैक को कहते हैं, ओके नोशी हो जाएगा आपको शेयर। तो ब्लैक को हम डिजाइन की लैंग्वेज में कहते हैं केल्विन या क्रिप्टन, ठीक है। तो आप काले से याद रख लो, ठीक है। तो K फॉर ब्लैक, क्योंकि B से ब्लू भी है, ब्राउन भी है, तो हम लोगों ने ब्लैक को सेग्रीगेट कर दिया है K के नाम से, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये यूज कहाँ करना है, इनमें डिफरेंस क्या है? RGB और CMYK, जिस तरह मैंने आपको स्क्रीन और डिजिटल का बता दिया ना डिफरेंस, उसी तरह हमारा यही, जैसे रेजोल्यूशन का था उसी तरह कलर मोड्स का होता है। जो हमारी स्क्रीन है उसके लिए हम हमेशा 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 रूल समझ लो, RGB कलर मोड यूज करेंगे, ठीक है। और जब भी हमने प्रिंट करानी है कोई चीज, चाहे वो विजिटिंग कार्ड है, चाहे वो एक छोटा सा डिजाइन है, चाहे वो पोस्टर है, चाहे वो पैनाफ्लिक्स है, चाहे वो बोर्ड है, चाहे दुनिया की कोई चीज है जो प्रिंट करानी, उसका कलर मोड रखोगे CMYK, ठीक हो गया। अब वो क्यों और कैसे, वो भी मैं समझा देती हूँ। डिफरेंस पहले सुन लो। डिफरेंस होता है यार इनमें वाइब्रेंस का। वाइब्रेंस कैसे कहते हैं? कलर की इंटेंसिटी, कलर का शो होना या डल होना। जो RGB है वो बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं, सैचुरेटेड कलर्स होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। ये एग्जांपल आपको दिख रही है RGB, इवन आपको यहाँ नहीं दिख रही है, अब दिख रही है? जी। इवन यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा, स्टिल दिख रहा होगा कि ये वाले जो हैं वो थोड़े से ब्राइट है और ये वाले अच्छे थोड़े से डल से हैं, जैसे कलर उड़ गए हो या कम हुए हो या इस तरह से। अच्छा, अब ये अब मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सवाल पूछा कि जब हमें पता है कि CMYK के कलर्स डल है तो हम CMYK क्यों चूज करते हैं? अब यार बीइंग अ डिजाइनर, देखो अगर मैं डिजाइनर नहीं हूँ, मैंने ये कोई भी इमेज ली है और मैंने जाके प्रिंट वाले को दे दिया कि मुझे प्रिंट कर दो, मुझे नहीं पता इसकी टेक्निकल चीजें क्या होती हैं, कलर मोड क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, मैंने इसको कहा प्रिंट कर दो। अगर तो वो अक्लमंद डिजाइनर वाला डिजाइनर है, प्रिंट वाला, ठीक है, तो अगर थोड़ी बहुत भी नो हाउ है वो मुझे बता देगा कि इसका कलर मोड चेंज कर दूं क्योंकि कलर ऐसे नहीं आएंगे। और अगर तो वो सिर्फ ऐसे है ना कि बस काम हो और जाए, पैसे दें और जाए, अगला कस्टमर है, तो वो प्रिंट करेगा, निकाल के आपको पकड़ा देगा। तो आप जैसे प्रिंट देखते हो कहते हो यार इसके कलर तो चेंज हो गए हैं, यहाँ तो बड़ा प्यारा ब्राइट सा दिख रहा है, यहाँ कितना डल सा दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसका कलर मोड था RGB। आपने स्क्रीन वाले कलर मोड से उसको डाउनलोड किया और आपने प्रिंट कराने गए, उसने आपको CMYK पे प्रिंट करके दे दिया। प्रिंटर किसी ने कहीं ना कहीं लाइफ में कभी ना कभी तो देखा होगा, उसमें इंक्स डलती हैं, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल मैं अपने हर स्टूडेंट को देती हूँ, मुझे लगता है हर किसी ने ये देखा हुआ है, मैं आपको भी देना चाहती हूँ। यार स्कूल में हम लोग जब थे छोटे छोटे जब थे, तब हम लोगों ने कोर्स बुक्स पढ़नी है। अक्सर कोर्स बुक्स में ऐसा होता था कि कहीं पे ऐसे हम कहते थे मिस प्रिंटिंग हुई है, ऐसे 3-4 कलर्स दिखाई देते थे, ब्लर हो रहा होता था, कभी इमेज कभी टेक्स्ट। तो वो कलर कौन कौन से होते थे? सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। अब इसका क्या लेना देना है CMYK से? देखो यही स्कूल वाली एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं हूँ 1 क्लास में, ठीक है, 1 क्लास में मेरे साथ
कम अज कम भी 20 बच्चे हैं, ठीक है, और उसी स्कूल में उस 1 क्लास के 3 सेक्शन है। अब ये तो एक स्कूल की बात होगी, अब उस शहर में कितने स्कूल होंगे और कितनी 1 क्लासेस होंगी और कितने सेक्शन होंगे, तो कितने बच्चे होंगे जो वो सेम बुक पढ़ रहे हैं, तो वो एक किताब कितनी दफा प्रिंट हुई है, ठीक है, ये एक शहर की बात हो रही है। इसी तरह और पूरे शहरों की बात हो रही है। तो जब ये हम प्रिंटिंग कराते हैं ना बल्क में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, तो ये हम आम छोटे घर वाले प्रिंटर से नहीं प्रिंट करते, ये हमारी पब्लिशिंग प्रेसेस से प्रिंट होती है, जो बड़ी जहाँ पर मशीन लगी हुई होती है। वहां पे क्या होता है कि आपकी जिस तरह ये इंक्स हैं CMY के, ये 4 कलर अलग अलग डाइज में डलते हैं, डाइज बनती है। डाइज क्या होती है, जैसे घर में अगर केक बना रहे हो तो उसका सांचा होता है ना, तो इसी तरह से डाइज होती हैं, जहाँ पे बुक्स प्रिंट हो रही हैं कुछ उनके साइज की उनके डिजाइन की डाई बन जाती है और उसमें कलर्स डल जाते हैं एक दफा एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रिंट हो रहा था, इस पे एग्जैक्टली ये जो कलर है ना, इवन ग्रीन, ये येलो, ये प्योर कलर नहीं होता है, ठीक है, इनमें ये चारों कलर की परसेंटेजेस होती हैं, ऐड करके ये कलर बनता है कि मैं इतना ब्लू डालूं, इतना मैजेंटा डालूं, इतना येलो डालूं, इतना ब्लैक डालूं, तो ये कलर बन जाएगा, ठीक है। वो परसेंटेजेस कैसे बनती है और कहाँ से आती है वो भी मैं दिखाती हूँ। तो क्या होता है, पहले ये डिजाइन पूरा का पूरा सियान में प्रिंट होगा, फिर एग्जैक्टली इसके ऊपर मैजेंटा में प्रिंट होगा, एग्जैक्टली इसके ऊपर येलो में प्रिंट होगा, एग्जैक्टली ब्लैक में, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगी, चाहे वो कलर कोई भी हो, उनकी परसेंटेजेस डिफरेंट होती जाती है। और अगर वो मशीन हिल जाए, डाई हिल जाए, तो वो कलर 4 डबलिंग में दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो हम लोग सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए, लाजमी प्रिंटिंग के लिए। तो जब हम लोग को पता होगा मैं डिजाइन कर रही हूँ इस चीज को, मुझे पता होगा ये मैंने प्रिंट करना है, तो मैं कलर जब सेलेक्ट करूंगी, तो अभी ब्राइट है ना, ये डल तो नहीं है, तो जब मैंने सेलेक्ट किया जैसे ही कलर, तो यही ग्रीन था, जब प्रिंट होगा यही ग्रीन होगा, डल नहीं होगा, क्योंकि मेरा कलर मोड ठीक है। लेकिन अगर मैंने डिजाइन कर दिया इसको RGB में और जब मैंने प्रिंट करा के देखा, तो स्क्रीन पे कुछ और दिखेगा, यहाँ कुछ और दिखेगा, कलर शायद वैसे ही हो लेकिन इंटेंसिटीज का फर्क आ जाएगा, ब्राइट और डल हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये चीज समझ में आई है, क्लियर है? किसी को कोई मसला, ऑनलाइन बच्चों को किसी को कोई मसला ये CMYK में और RGB में? सिंपल रूल बना लेना, जब भी स्क्रीन के लिए काम करना है रेजोल्यूशन 72, कलर मोड RGB, और जब भी प्रिंट के लिए काम करना है रेजोल्यूशन 300 और कलर मोड CMYK। इजी, मेरी कोशिश होगी इजी तरीके से समझाऊं और जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लेन करूं, ताकि यही चीज होती है यार जहाँ बच्चों को मसला आता है। क्योंकि जब इवन मैंने खुद सीखा था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन शायद वही बात हो जाती है कि इतना अरसे से पढ़ा के उनको तो लगता है ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो बहुत अरसा यही सोचने में लगी रही, ये कैसे सेलेक्ट करते हैं, RGB कहाँ सेलेक्ट करते हैं, CMYK कहाँ सेलेक्ट करते हैं, पता कैसे चलता है, ठीक है। बहुत सिली मिस्टेक्स थी जो कि अगर ना बताई जाए तो समझ नहीं आती और बच्चा वहीं स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो जो चीज समझ ना आ रही हो जहाँ पे मुझे बता देना, मैं वहीं पे समझ। चलिए उसके बाद आ मैम जाता ये है 8 रिपीट बिट कर ड्रॉप दें डाउन एक में। दफा। बच्चा आप ना मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि ना आपकी आवाज क्लियर नहीं आती। अच्छा, ये जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसका मतलब है इसमें ऑप्शन है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। आपके समझने के लिए आसान लैंग्वेज में इतना काफी है कि जितने मर्जी ब्राउजर देख लो, क्रोम है, फायरफॉक्स है, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी सर्चिंग इंजन है, जितनी भी आपके पास फुल HD क्वालिटी इमेज पड़ी हुई है जो बिल्कुल क्रिस्प दिखती है, वो 8 बिट पे होती है। तो आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वही बात अगर लार्जर देन लाइफ को प्रोजेक्ट करो तो ये चेंज भी हो सकता है आर्टिफैक्ट्स के लिए, तो वो मसला नहीं होता। अच्छा जी, रेजोल्यूशन का ये है कि आपकी इमेज की क्वालिटी, जब इवन आप अपने मोबाइल से पिक्चर लेते हो यार, आपको पता चल जाता है कि ये पिक्चर ब्लर हो गई है, ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर आई है। इवन जब आपने कहीं अपलोड करनी होती है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो मैं एग्जांपल वही दे देती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे कभी किसी ने ब्लर इमेज अपलोड किया? नहीं, हर कोई क्लियर इमेज करता है। तो इसी तरह से जब हम डिजाइन करते हैं, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज प्रिंट करानी है या कोई चीज अपलोड करनी है, इंस्टा की ही बात कर लेती हूँ, अगर मैंने इंस्टा पे कोई पोस्ट बना के अपलोड करनी है और मैंने रेजोल्यूशन 300 रख दी है और मेरे काम में बड़ी डिटेल्स और बड़ा अच्छा जबरदस्त बना हुआ है, लेकिन जब मैंने अपलोड किया वो ब्लर दिखता है, क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन उसकी सपोर्टिंग रेजोल्यूशन से ज्यादा रख दी है। इंस्टाग्राम या कोई भी स्क्रीन जहाँ पे आपकी लैपटॉप स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, आपका टैब स्क्रीन, आपकी मोबाइल स्क्रीन इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपकी 72 रेजोल्यूशन होनी चाहिए, जो कि अगर ज्यादा हो या कम हो, दोनों सूरतों में आपकी इमेज क्वालिटी खराब हो जाती है। और अगर आपने कोई चीज प्रिंट करानी है तो आप क्वालिटी रखेंगे 300, और आपकी, क्योंकि वो उस चीज को क्रिस्प रखती है, स्मूथ रखती है, ठीक है।
तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डिजाइनिंग करते जाओगे ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी, जब खुद फाइल ओपन करोगे, सेलेक्ट करोगे ना ऑल दैट। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं बैकग्राउंड कलर। इसको फिलहाल व्हाइट पे रहने दो, लेकिन इसमें और ऑप्शंस होते हैं जैसे व्हाइट, ब्लैक और कस्टमाइज्ड कलर और बहुत कुछ होता है, लेकिन इसको यहाँ रहने दो। मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि इसमें हुआ क्या एक्चुअली। अब मैंने कर दिया क्रिएट, ये सब कुछ करने के बाद तो मेरे पास एक वर्किंग स्पेस ओपन हो गई है, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ कि हम लोगों ने जो इतना सब कुछ अभी पढ़ा है ये कितनी देर का काम है, अगर आपको पता हो। मैंने फाइल में जाके न्यू ओपन किया या कंट्रोल एन किया या वहां से क्रिएट न्यू किया, ये मेरे पास पॉपअप आया। मैंने प्रिंट पे गई, A4 सेलेक्ट किया, यहाँ जाके मैंने इसको इंचेस में किया, जो भी मोड रखना है वो रखा। फॉर एग्जांपल यही रखना है 300 RGB एंड क्रिएट। सेकंड्स का काम था ना, लेकिन उसको पता तो होना चाहिए, सेकंड्स को समझने के लिए तो टाइम चाहिए कि यार ये मैंने 5 सेकंड में करना कैसे, क्यों करना है। जब आपने अब सेटिंग सारी ठीक कर लिया, वो ऑप्शन सारे ठीक पता है, अब आप बैठ के मॉड से काम करो, ठीक है। अब मैं आपको वो 2 कैटेगरीज बता दूं जो हमने मिस की थी, कि मैं आपको एंड में बताती हूँ, वो बता दूं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है क्लास 1 और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है अनटाइटल्ड 1। क्यों? क्योंकि ये जब हमने पॉपअप ओपन किया था अनटाइटल्ड की जगह हमने क्लास 1 लिख दिया था, और यहाँ पे हमने अनटाइटल्ड की जगह पे नहीं लिखा। इसी तरह से आप 10-15 प्रोजेक्ट्स खोल लो, अगर नाम दोगे तो नाम से आ रहा होगा, अगर नहीं तो अनटाइटल्ड 1 2 3 एंड सो ऑन वैसे आ रहा होगा। ठीक हो गया। कंट्रोल एन कर रही हूँ, वही पॉपअप आ रहा है। अच्छा, इसमें 2 कैटेगरीज जो मैंने मिस की थी, कहा था कि एंड, हाँ जी। अच्छा, इसमें आ जाती है रीसेंट और सेव्ड। रीसेंट में आपके पास वो सारे साइजेस या फाइल्स दिखाई दे रही होती हैं जिन साइजेस का आपने रिसेंटली काम किया है, ठीक है। और सेव्ड वो कैटेगरी होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई एक ऐसे साइज पे काम कर रही हूँ जो मेरे पास बाय डिफॉल्ट इधर गिवन नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट गिवन है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ साइज रख लेती हूँ 4 और यहाँ रख लेती हूँ 11, बाकी सेटिंग यही, तो ये साइज इन सब साइजेस से डिफरेंट है, मैं खुद से कोई साइज रख लूँ। और अभी मुझे इस साइज पे कोई 3-4 दिन काम करने हैं, बहुत सारे डिजाइन बनाने हैं, तो मैं अपनी आसानी के लिए कि बार बार मुझे सेटिंग ना करनी पड़े, तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सेव कैसे करना है, आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है, तो आपके पास सेव डॉक्यूमेंट प्रीसेट लिखा हुआ आ जाएगा। इसका नाम रखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये साइज नहीं है लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया पोस्ट कार्ड और कर दिया सेव प्रीसेट। फॉर एग्जाम्पल मैं बना रही थी पोस्ट कार्ड की, ठीक है। अब ये देखो, ये हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ पड़ा है। सेव में पहले कुछ नहीं था, अब आ रहा है पोस्ट कार्ड, और जो आपने सेटिंग की है वो लिखी हुई आ रही है, ठीक हो गया। अगर आपने यही यूज करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं यूज करना, अब आपका काम हो चुका है, बिना वजह की चीज पड़ी है, आपने डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर देना, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं था। उसके बाद जनाब ये आ रहा है आपके पास लिखा हुआ आर्टबोर्ड, जो मैंने आपको नहीं बताया था ये क्या है। इसको अभी के लिए सिर्फ इतना देख लो जो मैं खोल के दिखाऊंगी, क्योंकि जब आप इलस्ट्रेटर पढ़ लोगे तब आपको समझ आ जाएगा इसका क्या काम है। अभी इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक सेम फैमिली के सॉफ्टवेयर हैं, अडोबी के या अडोब, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप लो, तो ऑब्वियसली उन्होंने कहीं ना कहीं इनको लिंक किया है। तो अगर मैं इस पे आर्टबोर्ड क्लिक करूँ और बाकी सारी सेटिंग ये क्रिएट करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ आर्टबोर्ड 1 लिखा हुआ है, जो कि अभी कोई ग्लिच आया हुआ है, ये आर्टबोर्ड 1 यहाँ लिखा हुआ आता है, ठीक है। अभी आपको यहाँ शो होता है, लेकिन ये यहाँ लिखा हुआ आता है, तो सिर्फ ये डिफरेंस है फिलहाल के लिए। तो अगर कभी ऐसा कुछ ओपन कर दो जब यहाँ आर्टबोर्ड लिखा हो, उस फाइल को बंद कर देना, उस आर्टबोर्ड को अनचेक कर देना और फिर अपनी फाइल खोल लेना, ठीक है। जब इलस्ट्रेटर पढ़ेंगे तो आर्टबोर्ड समझ आ जाएगा, और तब मैं इसको दोबारा खोल के दिखा दूंगी। इसको अनचेक कर देना और क्रिएट कर देना, ठीक हो गया। एडवांस ऑप्शन में भी जाने की जरूरत नहीं है, ये आज के लिए ये समझो, एडवांस ऑप्शन साथ साथ समझाऊंगी। अब वाइट बैकग्राउंड के साथ मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इस इंटरफेस को एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद में समझाती हूँ ये वाइट बैकग्राउंड क्यों है। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं, जो टॉप पे आ रहा है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार से मुराद है मेन्यू। कहीं पे भी किसी रेस्टोरेंट में भी जाओ तो मेन्यू देते हैं, तो फिर डिसाइड करते हो ना क्या खाना है, ऐसे ही है। तो यहाँ मेन्यू में आपके पास सारे ऑप्शन है, कोई भी चीज गायब हो जाती है, कोई भी टूल नहीं मिल रहा, कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई भी सिलेक्शन गुम गई है, कुछ भी हो गया, तो वो सब यहाँ मेन्यू में मौजूद है। बहुत सारे स्टूडेंट शुरू में घबरा जाते हैं कि ऑप्शन को क्रॉस कर दिया, गायब हो गया स्क्रीन से, फ्रंट डिस्प्ले से गायब हो गया, तो सारे ऐसे हो जाते हैं, ओ वो कहाँ गया। तो यार वो कहीं नहीं गया, फोटोशॉप से कहीं नहीं जाता, तो वो सब चीजें यही मौजूद होती है। टेम्परेरीली वो टैब बंद हो जाता है या क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज के नाम पढ़ो। अगर आपका एडिट आप कर रहे हो और कोई टूल गुम गया है या कोई आपको ऑप्शन भूल गया, तो आप एडिट की कैटेगरी को ओपन कर लो। अगर कोई आप सिलेक्शन कर रहे थे और सिलेक्शन का आपको डीसेलेक्ट करना भूल गया, इन्वर्स करना भूल गया,
अभी आप पढ़ोगे, जाहिर है आपको टर्म्स न्यू न्यू लग रही होगी। तो कोई भी चीज गुम गई है सिलेक्शन से रिलेटेड तो सिलेक्शन को ओपन कर लो। अगर आपको इस एरिया से रिलेटेड कोई चीज गुम गई है, नहीं मिल रही, तो आप विंडो और व्यू को ओपन कर लो। व्यू का मतलब है जो व्यू आपको दिख रहा है, विंडो का मतलब है जो विंडो आपको दिख रही है सामने, दोनों का सेम मतलब है। इसको ओपन करके देख लो। तो ये सारी चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं जो आपको दिखनी चाहिए, और आपको गुम गई थी या नहीं मिली थी तो आपको इधर से मिल जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार क्या होता है? ये हमारे पास आ रहा है टूल बार, लेफ्ट साइड पे कोई भी टूल सेलेक्ट कर लो, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जैसे अगर मैं हूँ सारा, मेरी स्किल्स क्या क्या है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो इसी तरह ये टूल है, ये टूल क्या क्या कर सकता है, इस टूल में क्या क्या ऑप्शन है, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो कुछ जो मेनली जो इम्पोर्टेंट कह लो, जिनसे मेनली डिफरेंस आता है आपके टूल में या आप सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो, वो प्रॉपर्टी बार में दिख जाती है। उसके अलावा अगर आपने सेटिंग चेंज करना है तो हम यहाँ मेन्यू बार से सिलेक्ट करके चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ये आ गया आपका लेफ्ट साइड पे टूल बार, और ये जो आपके राइट साइड पे आ रहे हैं इनको हम कहते हैं पैनल्स। ठीक है, पैनल्स, PANELS, पैनल्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं पैनल्स। ये पैनल्स बंद भी कर सकते हैं, इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं, वो सारा कुछ मैं बता देती हूँ कैसे। ये जो डबल एरो लगा हुआ है, इसको क्लिक करूंगी तो ये डबल कॉलम बन जाएगा, ऐसे करूंगी तो ये सिंगल कॉलम बन जाएगा। अगर इसको मैं हटा, यहाँ से क्लिक करके यहाँ मूव करूंगी तो ये हट जाएगा, मतलब ये अटैचेबल डिटैचेबल है। और अगर मैंने वापस यहाँ लगाना है तो देखो मैं इस जगह पे लिखी ब्लू सी लाइन अपेयर हो रही है, इस ब्लू लाइन का मतलब है ये यहाँ अटैच होने लगा है, मैं कहती हूँ कर दो तो ये अटैच हो गया। और ऐसे रखना है तो ऐसे कर लो। ये जो मैं सब कुछ कर रही हूँ ना, ये मेरी वर्क स्पेस है। जैसे ये टेबल, इस पे मैं अपना यहाँ ग्लास रखूँ, यहाँ लैपटॉप रखूँ, यहाँ अपनी नोटबुक रखूँ, तो ये मैं अपने हिसाब से अपनी जगह अरेंज कर रही हूँ ना। इसी तरह ये आपकी वर्क स्पेस है, आप अपने हिसाब से अरेंज करोगे कि टूल्स आपने यहाँ रखने हैं, यहाँ रखने हैं, पैनल्स आपने यहाँ रखने हैं, यहाँ रखने हैं। पैनल्स आपने रखने ही नहीं है, रिमूव करने हैं तो रिमूव कर दो। स्केल आपने हटाने हैं, हटा दो। स्केल आपने रखने हैं, आप रख लो। या आहिस्ता आहिस्ता आप लोग कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो भी कर लो। अभी पैनल्स आपके जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो ये आपको कैसा दिखेगा मैं वो भी दिखा देती हूँ। मैं इसको कर देती हूँ रीसेट एसेंशियल। तो जो फर्स्ट टाइम फोटोशॉप ओपन करेगा उसको शायद ये ऐसे से दिखेंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है ये क्या, वो तो डिफरेंट है, ये कैसे दिख रहे हैं। तो यार कुछ भी नहीं है, ऑप्शंस हैं, जो रखना चाहते हो रख लो, जो हटाना चाहते हो हटा लो। इससे क्या मुराद है, ये एरो को क्लिक करोगे ये क्लोज हो जाएगा, एरो को वापस क्लिक करोगे तो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, मतलब एक्सपेंड हो जाएगी आपकी विंडो। अगर आपको लग रहा है ये जगह ज्यादा ले रहा है, आप इसको कम भी कर सकते हो, आप इसकी जगह को बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, कैसे? सिंपल, ये जो दरमियान वाली लाइन है, जैसे मैं इस पे लाई हूँ कर्सर तो डबल एरो आ गई है, इसका मतलब है मूव कर सकती हूँ मैं इसको राइट या लेफ्ट। सेम यहाँ के लिए। ठीक है, अगर इसको ओपन करूंगी तो ऐसे दिखेंगे, इसको बंद कर दूंगी तो ऐसे दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ आपसे क्लिक हुआ और ये यहाँ आ गया, ओ ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ यार, ये अटैचेबल डिटैचेबल है। आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो, आप इसको रिमूव करके आप अगर चाहते हो ये यहाँ नीचे आ जाए, तो ये देखो ब्लू लाइन आ रही है, ये यहाँ अटैच हो रहा है, आप इसको यहाँ अटैच कर दो। अगर फॉर एग्जांपल ये सारे ही बंद हो गए आपसे, फॉर एग्जांपल मेरा जो लेयर्स का ऑप्शन है, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोटोशॉप में हम सारा काम लेयर्स पे करते हैं। तो अब ये मुझसे यहाँ से ऑप्शन क्लिक हुआ या मैंने क्लोज टैब ग्रुप कर दिया तो वो तो यहाँ से गायब हो गया। अब मैं क्या करूँ, तो यार मैं विंडो में जाऊंगी और यहाँ से आके मैं लेयर्स को या कीज में से F7 को क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इसको बढ़ा लो, चाहे इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख लो और फिर यहाँ से वापस इधर अटैच कर लो, या इधर से हटा लो और इधर आके अलग से टैब में अटैच कर लो, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी वर्क स्पेस है, आपने अपने हिसाब से अरेंज करनी है। चाहे तो सिर्फ लेयर्स रखो और बाकी सब हटा दो, या चाहे तो जो पहले से डिफॉल्ट सेटिंग होती है उस पर रहने दो, आपकी मर्जी है। और अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो, कलर यहाँ से ओपन करना है यहाँ से ओपन कर दो, वापस क्लिक कर दो, बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये टैब्स क्या है, ये टैब्स हैं जनाब जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल खोलते हैं, ठीक है, गूगल खोला, क्रोम खोला, या हमने फायरफॉक्स खोला या ओपेरा खोला या जौन सा भी आप ब्राउजर यूज करते हो। ठीक है, मैंने यही खोला था तो ये सारे क्या हैं, टैब्स है ना। जितने खोलते जाऊंगी ये टैब्स बनते जाएंगे। इसी तरह से ये फोटोशॉप में ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जितने प्रोजेक्ट्स खोलते जाओगे यहाँ टैब्स की तरह खुलते जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस करूंगी तो मेरा प्रोजेक्ट बंद होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से क्रॉस करूंगी तो मेरा फोटोशॉप बंद हो जाएगा। तो कभी भी डायरेक्ट यहाँ से बंद मत करना फाइल सेव किए बगैर, वरना बंद बंद तो बंद। ठीक है, या अगर तो सेव नहीं हुआ, अगर सेव हुआ हो तो कोई मसला नहीं होता। ठीक हो गया।
अच्छा जी, उसके बाद जनाब अब ये टैब में लिखा हुआ क्या है, जैसे हमने पहले फाइल के नीचे पढ़ा था क्या क्या लिखा हुआ था, अब ये टैब में क्या लिखा हुआ है। अब ये सारा कुछ मैं आपको किस लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको पता हो। अब जब आप फोटोशॉप करोगे आपको है लेक्चर में आज हमने बस इतना सा पढ़ा है कि 5 सेकंड में ये ओपन करना था और इसको ओपन करके देखना था, क्योंकि ये जब तक पता नहीं होगा तो आगे कैसे चलेंगे। बेसिक्स जब तक ए बी नहीं पता होगा तो वर्ड कैसे बनाएंगे, सेंटेंस तक कैसे जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा जनाब, ये हमने सेव किया था क्लास 1, इसलिए क्लास 1। अगर नहीं सेव किया था अनटाइटल्ड 1 2 सो ऑन @16.7%। ये परसेंट क्या है, ये आपका जूम इन या जूम आउट परसेंटेज है। अभी अगर मैं इसको जूम इन करती हूँ तो ये देखो यहाँ पे परसेंटेजेस चेंज हो रही है, 33.3 50 66। अगर मैं जूम आउट कर रही हूँ तो परसेंटेजेस चेंज हो रही है, और अगर मैं फुल 100% पे करूँ तो 100% आ। तो ये जो परसेंटेज है ये इसकी जूम इन या जूम आउट परसेंटेज है, ठीक है। तो इसका सिर्फ पता होना जरूरी है, इसका आपके डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ इतना लेना देना है कि जब हमने अपने डिजाइन में देखना होता है कि कोई चीज जो हमने बनाई है या वहाँ पे लिखी है या कोई चीज उठा के वहाँ पे प्लेस की है, तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे या अगर हम इसको पोस्ट करेंगे तो इसकी इमेज क्वालिटी या कोई भी चीज खराब तो नहीं हो रही, पिक्सेलेटेड तो नहीं हो रहा, ब्लर तो नहीं दिख रहा, तो हम इसको 100% पे करके देख लेते हैं, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है, सही है, गड़बड़ है, पूरा बराबर है, कैसे। उसके बाद आ जाते हैं जनाब आपके पास ये वाली स्पेस, ठीक है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, ये है जो डार्क ग्रे सा एरिया है, ये आपकी स्पेस है, हवा है, ठीक है। और जो ये है, ये जो व्हाइट वाला एरिया, इसको हम फोटोशॉप की लैंग्वेज में कहते हैं कैनवस। इट्स जस्ट लाइक ये मेरी नोटबुक है, इस पे मैं लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, डिजाइन कर सकती हूँ, और ये पीछे सारी हवाएं, मैं ना हवा में लिख सकती हूँ ना मैं हवा में कोई फाइल रख सकती हूँ, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये मेरा वर्किंग एरिया है, एक्टिव वर्किंग एरिया है, ठीक हो गया। तो ये जो व्हाइट एरिया है ये कहलाता है कैनवस। हमने जो भी डिजाइन करना है, एडिट करना है, क्रॉप करना है, रिमूव करना है, लाके प्लेस करना है, वो हम इस कैनवस पे कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है, कोई मसला, कोई मसला नहीं। एक लास्ट बात समझा देती हूँ, इससे ज्यादा मैं आज नहीं समझाना चाहती क्योंकि फिर बहुत हैवी हो जाएगा, एकदम से अंदर जाने में मसला होता है, अब्सॉर्ब नहीं कर सकता बंदा एकदम से नई चीज। यार फोटोशॉप जो है ना, जब भी, बल्कि आप डिजाइन की लैंग्वेज में होंगे आपको 2-4 टर्म सुनने को मिलेंगे, रास्टर, वेक्टर, पिक्सेल्स, ये सारी टर्म। अब रास्टर और वेक्टर ये क्या होता है, रास्टर RASTER जनाब, जो आप लोगों की जो इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, जो फोटोशॉप है ना वो हमारा रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और जो इलस्ट्रेटर है वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, हमने दोनों ही करना है। आप जब ये पढ़ लोगे और जब वो पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिकली और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम होंगे रास्टर पे क्योंकि हम कर रहे हैं फोटोशॉप। अब रास्टर क्या होता है यार, रास्टर और वेक्टर में होता है स्केलेबिलिटी का फर्क। स्केलेबिलिटी किसे कहते हैं, कहीं पे भी यार कोई भी लैंग्वेज का मसला है, उर्दू इंग्लिश का मसला है, किसी को भी तो मुझे बता देना, मैं उस तरह से समझा दूंगी। स्केलेबिलिटी क्या कहते हैं, किसी चीज का साइज को बड़ा या छोटा करना, एक्सटेंड करना या रिड्यूस करना, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजाइन बनाया है, अच्छा ऐसे ले लेते हैं, अगर ये ग्लास है, इस ग्लास में पानी इतना ही आ सकता है ना जितना इस ग्लास का साइज है। अगर मैं इससे ज्यादा पानी डालूंगी तो पानी गिर जाएगा ना नीचे। सेम अगर हम लोग किसी चीज को, एक हमने A4 साइज पे चीज को डिजाइन किया था और A4 के हिसाब से डिजाइन किया ना, उसके हिसाब से सेटिंग की, सारी डिजाइनिंग जो भी शेप थी जो भी था वो सारी उसके अकॉर्डिंग है। और अब मैं उसको प्रिंट करा लेती हूँ 20x30 इंच या 20x30 फुट, ठीक है। साइज बड़ा कर दिया मैंने, बहुत बड़ा कर दिया, तो बहुत चेंज आ गया। तो इसका मतलब है मेरा साइज स्केल अप हो रहा है। तो जब स्केल अप हो रहा है तो रास्टर में क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक हो गया। अगर मैंने एक साइज पे, छोटे साइज पे डिजाइन किया है और मैं उसको बहुत बड़े से साइज पे प्रिंट करा रही हूँ या पोस्ट कर रही हूँ तो वो खराब कर देगा उसको। तो क्या मतलब होता है, अभी जिस साइज के कपड़े मुझे आते हैं मैं उसी साइज के कपड़े पहन सकती हूँ ना, अपने से बड़े पहनूंगी तो पागल ही लगूंगी ना, तो छोटे पहनूंगी तो पूरे नहीं आएंगे। तो वही बात होती है कि जब आप उसको एक एक पर्टिकुलर साइज और सेटिंग के हिसाब से बना के, और अब आप उसको एक बड़ी साइज पे जाके रख रहे हो और स्केल अप कर रहे हो, उसको स्ट्रेच कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, तो वो खराब हो जाता है। लेकिन वेक्टर जो है, जो इलस्ट्रेटर है, आप उसमें अगर इतना सा भी सर्कल बनाते हो ना
और आप उसको फिर इतना बड़ा सर्कल कर देते हो तो वो खराब नहीं होता, क्योंकि वो वेक्टर है, वेक्टर खराब नहीं करेगा, उसकी स्केलेबिलिटी में कोई मसला नहीं है। फोटोशॉप में हमें साइजेस का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वो रास्टर है, पिक्सल बेस्ड है। पिक्सल क्या है वही बता देती हूँ। पिक्सल बेस्ड है और वेक्टर में पिक्सल्स का कोई लेना देना नहीं है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता, तो उसमें आपको स्केलेबिलिटी का कोई मसला नहीं होता। जाहिर सी बात है यार, ये फोटोशॉप बहुत हमारा पुराना सॉफ्टवेयर कह लो, पाइनियर सॉफ्टवेयर, जैसे पाइनियर कहते हैं जिन्होंने शुरुआत, जिन्होंने पहला कदम उठाया था, ठीक है। तो ये उन सॉफ्टवेयर में से है जिन्होंने डिजाइनिंग के कह लो सॉफ्टवेयर की शुरुआत की थी, ठीक है। जैसे पेंट था, और पेंट किसी ने देखा अभी भी कंप्यूटर्स में होता है, उसमें हालांकि यूज तब कोई नहीं करता, लेकिन पहले वही होता था, ठीक है, पहले वही होता था। उसके बाद आया था फोटोशॉप। तो फोटोशॉप बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, जो कि बहुत कमाल सॉफ्टवेयर है, इस पे बहुत एक्सपर्टीज है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये यूज करना है वो यूज नहीं करना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि जब हमें पता है कि फोटोशॉप में ये मसला है, लाइक स्केलेबिलिटी का हो जाता है, रास्टर बेस्ड है, तो हम वेक्टर क्यों नहीं करते। यार पढ़ोगे दोनों, आपका स्टाइल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है इसका स्टाइल हो डिजिटल पेंटिंग, आपका स्टाइल हो लोगो, तो डिजिटल पेंटिंग इलस्ट्रेटर में नहीं हो सकती है, और लोगो दोनों में हो सकते हैं, लेकिन जो आजकल ट्रेंड चल रहा है और जो हर किसी की डिमांड है वो होती है वेक्टर, क्योंकि उसमें स्केलेबिलिटी का मसला नहीं होता। चाहे आप विजिटिंग कार्ड पे प्रिंट करा लो, चाहे आप बिल बोर्ड पे प्रिंट करा लो, चाहे शॉपिंग बैग पे प्रिंट करा लो, तो आपका मसला नहीं होगा, स्केल अप एंड डाउन आप उसको कर सकते हो, ठीक है भैया। तो ये चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान रखना होता है, और आपके स्टाइल पे डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर ईजी लगता है। हो सकता है आप जो डिजाइनिंग करो वो इलस्ट्रेटर पे करो, और आप जो डिजाइनिंग करो वो फोटोशॉप पे करो, ठीक है। दोनों में कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी कि इसमें नहीं करना और इसमें नहीं करना। हाँ तब तक रोकूंगी जैसे अगर अभी हम फोटोशॉप करें तो फोटोशॉप नहीं करना, आगे आगे नहीं भागना। हम स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि बेसिक्स समझ में आ जाए तो आगे मसला नहीं होता। अब पिक्सल क्या है, ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी स्क्रीन पे, आपके कैनवस में आ गया है एक चेक। खुजैमा अब आवाज आ रही है आपको? आपके ना कैनवस पे जो व्हाइट कलर था वो हट गया, और यहाँ पे चेक दिखाई दे रहा है, ग्रे और व्हाइट सा चेक दिखाई दे रहा है, ऐसा ही है। तो ये जो एक इसमें स्क्वायर है, चाहे व्हाइट चाहे ग्रे, एक स्क्वायर उसको कहते हैं हम पिक्सल, एक डब्बे को हम कहते हैं पिक्सल, और ये सारे पिक्सल्स हैं, ठीक है। तो जो फोटोशॉप हमारा सॉफ्टवेयर है वो पिक्सल्स पे काम करता है, ठीक है। वो सारा पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जब हम लोग, अब मैं एक चीज करके दिखाती हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करूँ ताकि क्लियर हो जाए। ओके, हेलो हेलो अहमद, काइंडली आप अपना माइक ऑफ कर दें। ऑन अच्छा जी, अगर ये देखो मैंने एक स्ट्रोक लगा दी है, एक ब्रश स्ट्रोक है, अगर मैं इसको जूम इन करूं, अभी तो ये आपको स्मूथ स्मूथ दिख रही है ना, कोई मसला नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज्यादा जूम इन कर लूं, बहुत ज्यादा जूम इन, तो ये कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं इसके, कैसे उसका टोन लाइट हो रहा है टुवर्ड्स द एंड। तो क्या हो रहा है कि अभी मैंने बहुत ज्यादा 32,000% मैंने इसको जूम इन किया हुआ है, तो जाहिर है वो मुझे डिटेल में दिखा रहा है कि जो इसकी क्रिस्प सी लाइन दिख रही है उसमें भी उसने कैसे पिक्सल्स पे काम किया, कि डार्क टोन कहाँ तक आई है, फिर मिडिल टोन, फिर लाइटेस्ट टोन। तो वो जब हम जूम आउट करते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर टोन दिख रही है। तो क्या होता है कि हम जब भी कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं या कुछ भी, ये देखो अपने छोटे से पे करके दिखाती हूँ, अगर हम कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं वो पिक्सल को कैलकुलेट, डब्बों में काम कर रहा है, ये देखो, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको जूम आउट करके देखती हूँ तो वो मुझे क्लियर दिखता है। और अब जो मैंने स्ट्रोक लगाई थी वो मेरा ब्रश का साइज इतना छोटा था कि वो बहुत माइनर सी कहीं पे दिखाई दे रही होगी, ये देखो अब ये क्रिस्प दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो मुझे उसके सारे ब्लॉक्स दिखाई देते हैं। तो मैथमेटिकली फोटोशॉप अपना दिमाग इस्तेमाल करके पिक्सल्स को कैलकुलेट करके उस पर आपको इमेज बना के देता है। जो भी इमेज बनाओगे, जो भी डिजाइन करोगे, जो भी डिजिटल प्रिंटिंग करोगे, वो सब इन ब्लॉक्स में होगी, जो कि आपको क्लियर सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन वो डब्बे 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 बना के ही सर्कल बना।
ठीक है। जैसे आप स्टिकी नोट्स ले लो, जो आपने अक्सर देखा होगा डिजाइनिंग हुई भी होती है वॉल्स पे, और आपने सर्कल बनाना है तो उनको आप लगाते कैलकुलेट करके हो ना कि यहाँ पे 2 लग जाए, यहाँ पे 1 लग जाए, यहाँ पे फिर 2 लग जाए, तो वो शेप आपकी कर्व में चली जाएगी। सेम काम करता है फोटोशॉप पिक्सेल्स पे। एक पिक्सल आपका एक डब्बा है, आपका सारे जो हम लोग वो पिक्सल और इंचेस और वो पिक्सल पर इंचेस और रेजोल्यूशन और कलर मोड वो सारा लेना देना इसलिए है, इसके लिए है। बाय डिफॉल्ट जो फोटोशॉप का कैनवस है जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है ट्रांसपेरेंट। जैसे ये शीशा ट्रांसपेरेंट होता है, इस तरह होता है ये ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी को अब वो सॉफ्टवेयर में कैसे दिखाते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, ये पिक्सल दिखा दिया ताकि आपको ये ट्रांसपेरेंट है ना। अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट कैसे दिखाती, इधर नहीं दिखा सकती, तो मैंने इसके लिए ये पिक्सल रख दिए। तो जो मैंने बैकग्राउंड कंटेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट किए थे ना, कंट्रोल एन जब न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहे थे, ये जो आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड रखा था ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे पिक्सल्स, और मेरे पास एक पेपर जैसी स्पेस हो, शीशे के ऊपर जैसे मैंने पेपर रख लिया और अब मैं उसके ऊपर काम करूँ। ठीक हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको एक शीशा, एक क्लियर स्लेट मिलेगा। ठीक है, फिर जब हम यार आपको जो एक्सक्यूज है ना काइंडली मैंने आपको ब्लॉक कर देना, ठीक है। ओके, तो आप इसमें कोई और कलर भी सेलेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी कलर रखना चाहो आप करो और क्रिएट कर दो, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो बैकग्राउंड का कलर दिखेगा। ठीक है, तो हम वाइट रखते हैं ताकि हमें कभी भी कोई और कलर चेंज करना है, कोई भी डिजाइनिंग एलिमेंट ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो हम बाद में भी कर सकते हैं। ये नहीं होता कि अभी वाइट कर दिया है तो अब हम फ्यूचर में वाइट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये यहाँ तक आई गेस आज के लिए काफी है ना, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, समझ नहीं आएगा। क्योंकि फिर जो नेक्स्ट जो इसमें करने वाली बात है वो है लेयर्स, क्योंकि फोटोशॉप में हमने सारा काम लेयर्स से करना होता है, सारा काम लेयर्स में ही करना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये आज एब्जॉर्ब कर लो, और फिर हम लोग कल से जो भी सॉरी कल तो नहीं, नेक्स्ट वीक से वेंसडे और थर्सडे 2 to 4 PM हमारी क्लासेस होंगी। तो नेक्स्ट वेंसडे से आपको ताकि और ज्यादा क्लैरिटी से दिख जाए, रिकॉर्डिंग अगर तो कुछ भूल जाए तो फिर एक दफा सुन लेना, अगर नहीं भूल रहा तो बहुत ही अच्छी बात है। एक दफा आपने फोटोशॉप ओपन करना है, ये सारी चीजें ओपन करके देखनी है, क्योंकि ये बिल्कुल पहला इंट्रोडक्शन है। आज कोई असाइनमेंट तो मैं नहीं दे सकती बगैर ये बताए, ठीक है। आपने सिर्फ यही करके देखना है जो मैंने अभी बताया। अगर समझ में आ जाता है बेस्ट, नहीं समझ में आता नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। तो क्योंकि पहली क्लास है तो अभी नेक्स्ट क्लास का वेट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ओरिएंटेशन के बाद ज्वाइन करते हैं, तो हमें फर्स्ट में भी थोड़ा बहुत रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो बैठे हैं उनमें किसी को कोई मसला हो तो मुझे बता दें मैसेज करके, और जो ये फजूल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो काइंडली मैसेज ना करें। वेस्ट करने के लिए कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा जी, आप लोगों को कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ ना आई हो, कुछ भी पूछना हो तो बताओ। आप थोड़ा सा आगे चलो, बात करो। मैडम फिर पीछे रेड कलर कैसे करते हैं? वेंसडे और थर्सडे को होगी 2 to 4, ठीक है। यहीं पे होगी, हम यहीं पे क्लासेस लेंगे ऑब्वियसली। हाँ, यहीं पे लिया करेंगे, मसला नहीं। कि जो मर्जी पे लगाओ, दोस्ती करके काम करो, ग्रुप्स में काम करो, मुझे कोई इशू नहीं है। बस काम चाहिए, असाइनमेंट्स चाहिए। बाकी क्लास हम लाइट रखेंगे, 2-3 क्लासेस होती हैं।